धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कल 1984 के दंगों पर, हालांकि मैं उसे दंगे नहीं कहना चाहता हूं, कत्लेआम है। दंगा वो होता है जब दोनों तरफ से लोग लड़े हों, उसे दंगा कहा जा सकता है। अखबार जरूर उसको दंगा लिख रहे हैं, लेकिन उसको कत्लेआम कहा जाए, नरसंहार कहा जाए कि चुन चुन के निशाना बनाया गया। एक भीड़ आई और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को काट काट कर, जला जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। 34 साल बाद फैसला आया। सज्जन कुमार समेत 5 लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। भोपू मीडिया जो है सिर्फ सज्जन कुमार के नाम पे बात कर रहा है, और सज्जन कुमार के नाम पे बात इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ताजा मामला है, बड़ा मामला है, और वो कांग्रेस के नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे हैं। कमलनाथ के नाम को लेकर भी बवाल किया जा रहा है। सब चीजें आपके सामने है। ये हम आपके सामने कुछ अलग पहलू रखना चाहते हैं। मेरे साथ हैं धाकड़ खबर न्यूज चैनल के पॉलिटिकल एडिटर अनीस अहमद खान साहब, जो बहुत सीनियर पत्रकार हैं। आप पिछले कई खबरों में भी चैनल पे इनको देख चुके हैं। 19 बरस तक का लंबा सफर इन्होंने वीर अर्जुन को जो स्थापित किया था, वो इन्हीं की करना था। इन्होंने ही वीर अर्जुन को उस मुकाम तक पहुंचाया था। जब ये वहां पहुंचे थे, उससे पहले कोई ऐसी खास वक्त नहीं थी। तो ये पॉलिटिकल एडिटर हैं, ये बताएंगे कि पूरे मामले को किस और नजरिए से देखा जा सकता है। और जज साहिबान जो हैं, जो 2 जजों की पीठ थी हाई कोर्ट की, उन्होंने क्या उसमें खास तौर पर कहा है। सर, वो सारी बातें तो तमाम टीवी चैनलों पे चल ही रही हैं, पूरा आपने देखा है। भाजपा इसकी जिम्मेदार है, कांग्रेस उसकी जिम्मेदार है। वो तो पॉलिटिकल इशू बना के इतने बड़े कत्लेआम को खेल रहे हैं। मीडिया अपनी टीआरपी ले रहा है, कांग्रेस जिम्मेदार के बीजेपी जिम्मेदार। मैं ये समझना चाहता हूँ कि इतने बड़े फैसले को क्या सिर्फ इसी नजरिए से देखा जा सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में फुटबॉल बन के रह जाए? देखिए, आजकल इसमें एक चीज समझने की कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, 3 स्टेट हारने के बाद जी। इस वक्त बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। राफेल का वो हाई कोर्ट का उन्होंने उछालना चाहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, तो वो भी जो पीएससी की वजह उन्होंने जो दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, टाइप, उसमें भी उसकी हवा निकल गई। हालांकि वो जा रहे हैं कई जगह, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो सब उन्होंने इस मसले को इसलिए उठाया है कि उनकी वो बात दब जाए। हालांकि ये मसला इतना छोटा नहीं है। जज ने जो वर्डिक्ट दिया है उसमें ये कहा है कि ये जो दंगे हैं इस किस्म के, और उन्होंने राइट फ्रॉम 2002 का भी जिक्र किया है, उन्होंने बम्बई राइट का भी जिक्र किया है, कई जगह के जो राइट, और उन्होंने क्लियर लिखा है उसमें कि ये माइनॉरिटी के ऊपर दंगे होते हैं इस तरीके के, और इनको क्रिमिनल करते हैं। मैं आसान अल्फाज में अगर समझने की कोशिश करूं और हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूं कि उन्होंने फैसला तो सुनाया 1984 के जो कत्लेआम पर, लेकिन वो इसका भी जिक्र करना नहीं भूले कि 1993 में जो मुंबई में दंगे हुए, 2002 और 2013 मुजफ्फरनगर तक उन्होंने ये चीज कही है कि मुजफ्फरनगर में भी ऐसे ही दंगे हुए हैं, और पॉलिटिकल पैट्रोनेज यानी राजनीतिक संरक्षण की वजह से कैदी जो उसके कल्प्रिट हैं, अपराधी हैं, वो बचे हुए हैं। और मुझे अफसोस है इस तरीके, यानी कोर्ट को, जज तो कोर्ट है जी, अफसोस है कि उनको सजा नहीं दिला सकता हूं। जज साहब ये कह रहे हैं कि उनको सजा नहीं दिला पाते हैं क्योंकि उनके पास राजनीतिक संरक्षण होता है। बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो हमने पढ़ा नहीं है, ये गोदी मीडिया की बात। अगर अब 4-5 वेबसाइट और बड़े अखबार पढ़े, जो निष्पक्ष अखबार पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज उसमें सब में आ रही है। और ये चीज आज अभी तक कोई उठा नहीं रहा। कांग्रेस भी अपनी खुशी में मस्त है। इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने को मिली, ठीक है, वो कत्लेआम हुआ, जैसा आपने कहा कि वो दंगा नहीं था, कत्लेआम, मैंने उसको कवर किया है। मैंने त्रिलोकपुरी का भी देखे हैं वो वाकयात के, आज तक वो हो जाता हूँ, रोमांचित हो जाता हूँ, खड़े हो जाते। मैं रंजीत नगर में रहता था, किस तरीके से औरतें भाग के आती थी, और चूंकि मैं रंजीत नगर में उस इलाके में रहता था जहाँ तक ज़्यादातर मुसलमान थे, यानी पुरानी दिल्ली से आके बसाए गए थे, तो वो लोग आके वहाँ छुपती थी। और मैंने मुसलमानों ने क्या किया हुआ था कि पूरे चाय बनती रहती थी वहाँ पे, खाने का इंतजाम, मतलब पूरा शेल्टर दिया था, गुरुद्वारे का इंतजाम। यहाँ तक के कुछ लोग तो
आसपास से भी लेके आए थे हमारे सिख भाइयों को, और मेरे घर में भी रुके थे कि बेफिक्री से रुकिए कि हम बाहर मस्जिदों में भी रोका गया था। मस्जिद में रोका गया, मेरे सामने मेरी वहाँ मस्जिद में औरतों को लाके वहाँ रखा गया, बिल्कुल शेल्टर के साथ रखा गया। क्योंकि ज़्यादातर, अब कहना नहीं चाहिए कि जो लोग कर रहे थे, दिल्ली के लोग कम थे उसमें, या तो झुग्गी वाले थे या ये जो जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी होती कि जो निचली जाति के हैं वाल्मीकि, इनको चढ़ा के दंगा कराया जा रहा है। मतलब जो राजीव सरदेसाई की किताब 2002 के दंगों पे आई थी और जिसमें कहा गया था कि गुजरात के अंदर आरएसएस और भाजपा के लोगों ने दलित समाज के लोगों का इस्तेमाल किया मुसलमानों का कत्ल कराने के उस पर, वही 1984 में होता हुआ दिख रहा था, वही छोटी जाति वाला हम जिक्र कर रहे हैं। आप ये देखिए कि उसके बाद जब मिलिट्री आई और मिलिट्री ने रेड डाली तो जो दिल्ली की तमाम झुग्गी बस्तियों से टेलीविजन निकले, गद्दे निकले, जाने क्या क्या निकला, लोगों ने फेंक के डाला। मतलब वो लूट करने आए थे। लूट मची हुई, लूट के अपने घर ले गए थे वो लोग। अपने घर ले जाते थे लूट के, मैंने देखा है और मैंने वो रिकवरी भी देखी, क्योंकि मैं उस जमाने में अखबार में था ही, तो मैं ड्यूटी थी, मुझे कवर करना था, तो इतनी जबरदस्त और सिर्फ लूट के लिए हुआ है धंधा, और कुछ लोगों ने उसमें बड़ा फायदा उठाया कि हमें मकान खाली करवाना है यहाँ से। अच्छा, मतलब इनके घर पे भी कब्जा कर लेंगे। कब्जा कर लेंगे। रेप भी हुए हैं, और क्रिमिनलाइजेशन का तो ये अंदाजा था कि मैं गले में टायर डाल के जला रहे हैं बुरी तरीके से। आप यू कांट इमेजिन यार। मैं वही कह रहा हूँ, तो सर इसे दंगा कैसे कहेंगे? दंगा कैसे दंगा लिखता है? दंगा नहीं, दंगे लिखने। अब ये देखिए, ये दंगा कहाँ हुआ? दंगा नहीं है ये अल्पसंख्यक किसको मार रहे थे? ये जेनोसाइड है, मतलब कि कत्ले आम था, नरसंहार हुआ, नरसंहार खुले आम था। खुले आम मतलब उसमें कोई वो नहीं था, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, खुल के मार रहे थे। दुकानें, बड़े बड़े शोरूम लूट रहे थे सिखों के बेचारों के। और कई तो अभी देखिए, आप जाइए, मैंने उनका खुद देखा कि आज तक बेचारी औरतें जिनके पूरा पूरा घर जल गया, पागलों की स्थिति में। नहीं, एक चीज और बताते हैं कि अगर मुसलमानों ने बचाने की कोशिश की तो मुसलमानों को भी कत्ल किया गया है। नहीं, मुसलमानों को देखिए साहब, एक उसमें मैं थोड़ा सा आपसे खिलाफ रखूँ थोड़ा सा। नहीं, मुसलमानों का नुकसान नहीं हुआ है उसमें, वो टारगेटेड था, और उसमें कुछ हिंदुत्व वाली ताकतें भी थी, मैंने जो देखा है। नहीं, जो मुसलमानों ने अगर बचाने की कोशिश की सिखों को, तो उन मुसलमानों को भी मारा गया सर। सब ये रिपोर्ट्स हैं होंगी, लेकिन मेरी नज़र से वो चीज़ नहीं गुजरी है। और कुछ हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया जो सिखों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी निशाना बनाया गया, ऐसा बताते हैं। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट मेरी नज़रों से नहीं गुजरी, लेकिन बचाया लोगों मुसलमानों ने। तो ये तो मैंने खुद देखा, मैं तो उसी इलाके में, उसी मोहल्ले में रहता था, जेड ब्लॉक में मस्जिद थी। हाँ, करीब में ही रहे, वो पूरा गढ़ ही तो था सर। पूरा गढ़ था, और मैंने देखा उसमें कि किस तरीके से सिखों को शेल्टर दिया गया है। कत्लेआम था, इसको हम दंगा नहीं कह सकते। अब हम आते हैं जज साहिबान की जो 2 लाइनें आपने पढ़ के सुनाई, वो अपना फैसला सुनाते हुए 1993 के मुंबई दंगों का जिक्र कर रहे हैं, 2002 के दंगों का जिक्र कर रहे हैं, और वो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों। आप थोड़ा सा इन दंगों के बारे में, हमारे जो युवा दर्शक होंगे वो नहीं जानते होंगे, 1993 का जो दंगा था उसमें कितने लोग कत्ल किए गए? उसमें तकरीबन 1000 से ऊपर कत्ल किए गए लोग। अगर उसका एक किस्सा बताएं, इनकलाब अखबार निकलता है, बहुत बड़ा अखबार है, और ये वहाँ के बहुत बड़े ग्रुप से निकलता था। तो आजमगढ़ के थे रशीद साहब, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, वो एडिटर थे, मेरे जानने वाले थे। उन्होंने मुझे वो किस्सा बताया कि साहब मेरे पॉश लोकेलिटी में रहते थे। ठीक है, हाँ, आदमी जब कुछ ठीक ठाक पैसे वाला होता है तो वो सोचता भी ऐसी मिला हुआ था। तो बोले कि मेरा घर जल रहा है, मेरी पुरानी किताबें, नायाब किताबें जल रही, और वो जो पुलिस वाले मुझे सल्यूट करते थे उनसे कह रहा था, मैंने कहा कि देखिए भाई ये क्या हो रहा है, तो वो खड़े हुए थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। ये एक जगह नहीं होता है मुसलमानों के साथ। देखिए साहब, माफ़ कीजिएगा, सिखों के साथ हुआ, जुल्म हुआ, बहुत बड़ा जुल्म हुआ, जो कभी हिस्ट्री में कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरठ मलियाना, जैसा कि जज साहबान ने कहा है कि माइनॉरिटी के साथ हुआ है, तो हर दौर में माइनॉरिटी ही पिसी है। मेरठ मलियाना में हुआ, तो मैं तो चाहता हूं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी निकलें अपने जो करती हैं कि जो मेरठ मलियाना का केस भी आगे डालें कि हाशिमपुरा मेरठ मलियाना 2002
जो कि जज साहब ने ऑनरेबल जज ने ये कोट किए हैं। मेरठ मलियाना तो नहीं कोट किया, लेकिन 2002 बाकायदा कोट किया। 2013 मुजफ्फरनगर भी कोट किया है। हाँ, मुजफ्फरनगर भी। तो 2002 और मुजफ्फरनगर के दंगे किसने करवाए? किसने करवाए? ये भाजपा वाले थे उस समय। वहां पे विश्व हिंदू परिषद का बिल्कुल क्लियर आ रहा है। और यहाँ जो आ रहा है वो, अच्छा, वो मंत्री बन गए जो मेरठ मुजफ्फरनगर वाले मंत्री बने बैठे हुए हैं, कल्प्रिट। मैं तो उनको क्या लगता है अब जज साहब ने जैसे अगर इन चीनों सब जगह का जिक्र किया, तो लगता है कि अब इनके मामले में कुछ होगा? देखिए जजमेंट में जिक्र कर रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा कि जज ने, कोर्ट ने हमारे बहुत ही निष्पक्ष है, उसने अपनी बात कह दी। अब इसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, एजेंसीज हैं, सरकार जो है, सरकार तो नहीं ले जाएगी ये। अब 2019 तक तो बिल्कुल इसको छुएगी नहीं तो, क्योंकि वही लोग हैं उसमें, राइट फ्रॉम टॉप से लेके, यानी आप ये देखिए, कहने वाली बात नहीं कि जो सबसे बड़े हमारे प्रधान सेवक भी का भी नाम आता है उसमें। जी। और अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जकिया जाफरी वाली आजकल परसों में उसके ऊपर हेयरिंग भी है। क्या निकल के आता है? और इसीलिए हमारे प्रधान सेवक चीफ जस्टिस से मिले थे। आपको पूरा किस्सा याद पता होगा कि वो मीटिंग जो जिसमें मिले थे, सुप्रीम कोर्ट के उद्घाटन बिल्डिंग में गए और फिर जाके उनके कमरे में अकेले बैठे, वो थी 1.5 घंटे तक वो मिली थी। जो बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर इस बात का कि जो प्रधानमंत्री की सीजीआई के साथ बंद कमरे में मीटिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हॉल नंबर 1 में, वो काफी नहीं। आप ये देखिए कि एक फॉर्मल इन्विटेशन गया था, क्योंकि वो जो ये नेपाल कंट्रीज जो अरब सागर के आसपास कंट्रीज है, इनके जो कंट्रीज के चीफ जस्टिस की एक बैठक थी, कोई बड़ी चीज नहीं थी। तो उसमें एक फॉर्मल इनविटेशन, फॉर्मल प्रधानमंत्री के पास भी गया कि आप आइए। कोई ना उनको इनॉग्रेट करना था उसको, ना उसमें उनको भाषण देना था, कि डिनर में तशरीफ लाई। तो प्रधानमंत्री, एक प्रोटोकॉल होता है, उनको देना होता है प्रोटोकॉल। उन्होंने एक्सेप्ट किया 1 दिन के अंदर और बाकायदा पहुंचे और कई घंटे तक रहे। उसके बाद एक जो बड़ा, अब मैं थोड़ा पॉलिटिकल चीजों को समझना चाहता हूं, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है राजनीतिक संरक्षण मिलता है। जो मेरा अपना थोड़ा सा ये नहीं, मैं थोड़ा सा 1 मिनट, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि साहब, उसके बाद जब डिनर खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री, जिसको टाइम नहीं होता है, वो 1.5 घंटे साथ में बैठ रहे हैं, नहीं, फौरन उठ के चला जाना चाहिए। उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस गगोई साहब से रिक्वेस्ट लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे आपका, ये टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं वो कोर्ट देखना चाहता हूँ जहां अहम फैसले हुए थे, करते हैं, जहां बैठते हैं। अब साहब, चूंकि अगर वहां पे प्रधानमंत्री को जाना होता तो चौकीदार चाबी वाला मौजूद होता। कोई, आप देखिए, पूरा आधा घंटे चौकीदार को तलाश किया गया। जब वो, तो अब इसमें बहुत बड़ी बात है, चौकीदार पहले से प्लान नहीं था, तो चौकीदार अपने चौकीदार कोई छोटी, उसकी चाबियां कोई छोटी मोटी चाबियां नहीं है। तलाश किया गया और ये रुके रहे। ऐसे नहीं होता कि चलिए साहब फिर आगे, इसके माने समथिंग। अब वो खुला, उसके बाद उसमें उन्होंने 1.5 घंटे अकेले लगाए। वजह क्या है? चाय पी बैठ के। वजह क्या है? उसी पे जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है, जो आप राफेल के ऊपर फैसला है, तो क्वेश्चन मार्क लग रहा है उसके बाद। हालांकि उसमें मैं कोर्ट के साथ हूँ, वो फैसला कागजात में नहीं है, कागजात में हुआ है। जो कागज आपने सबमिट किए, अब वो पता लग रहा है कि कागजात गलत हैं, आप कह रहे टाइपिंग मिस्टेक है, एक अलग टॉपिक, फिर कभी एक अलग टॉपिक पे फिर इस पे बात होगी, एक अलग मसला बनता है। मैं अब बात करना चाहता हूँ, आपको रोकते हुए माजरा चाहूंगा, राजनीतिक संरक्षण की जो बात हुई है, पॉलिटिकल शेल्टर की जो बात हुई है, अगर हम उसको ऐसे देखें, मुंबई दंगा हुआ, दंगा ही बोलते हैं अखबार वाले, हम लोगों की जबान पे भी दंगा ही रहता है, कत्लेआम है ये। उसके बाद सरकार बनती है शिवसेना और बीजेपी की। गुजरात वाला मामला हुआ, सरकार बनती है बीजेपी की। 2013 मुजफ्फरनगर हुआ, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीत के आती है भाजपा। 2017 में 312 विधायकों की सरकार बनाती है। तो जो कत्लेआम होते हैं ऐसे, तो ये तो सीधा सीधा एक पार्टी को खुला फायदा दिखता है। तो इससे जो राजनीतिक संरक्षण की बात कही गई है, ये तो प्रमाणित हो रही है। भाई देखिए, इसमें मैं बंबई से पहले आपको गुजरात की बात बताऊं जी। गुजरात में दंगा हुआ, ये विश्व हिंदू परिषद ने किया, बजरंग दल ने किया और आरएसएस ने मिलकर किया, क्योंकि ये दोनों ऑफशूट हैं आरएसएस, और उसका फायदा मोदी ने उठाया। अब उसमें आती है बात जीतने की। जीतने की बात है कि इतना बड़ा दंगा हुआ जिसमें 3000 तो ऑफिशियल हैं,
चैनल भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, जो इनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक है। कितने मरे जिनका अभी तक पता नहीं, और कितने बच्चों को यानी औरतों का पेट चीर के जो कि सोनिया गांधी ने भी रिपोर्ट की और डिफरेंट किताबों में भी वो सुप्रीम कोर्ट तक गया बिल्किस बानो वाला केस। जी जी। तो अब एक दहशत का माहौल हो गया जी। उसके बाद ये होगा, अगर आप जानते हो कि मुसलमानों को रोक दिया गया कि आप वोटिंग नहीं करेंगे, वो दहशत के मारे गए भी नहीं, जा ही नहीं सकते थे। और उनको जब रोका जाएगा तो वो तो वहीं रह गए, घेटोस जो कहलाते हैं, जहां उनको शेल्टर दिया गया था वहीं पड़े रहे। तो ये वोट पड़ा। इसके बाद जो सेकुलर हिंदू है उसमें भी दहशत आ गई, वो दहशत के मारे गया नहीं, क्योंकि इनकी राजनीति शुरू से लेके आखिर तक अभी तक जो बीजेपी की बात आती है इसमें, तो वो दहशत की राजनीति है, परिस्थितियां बता रहे हैं सर, तो परिस्थितियां बता रहे हैं। इस पे भी एक खबर अलग से की जा सकती है कि दंगों के बाद यही, बवालों के बाद और हमेशा कत्लेआम के बाद यही क्यों बढ़ते हैं, आप उस पर रोशनी डाल रहे हैं। लेकिन मैं सीधा सीधा आसान से अल्फाज में समझना चाह रहा हूँ, बेनिफिट तो सीधा इन्हीं को दिखता है ना जी, वजह। क्योंकि आप ये देखिए कि पहले भी दंगे होते थे, आरएसएस उसमें कहीं नहीं होती थी। दंगे हुए, पुलिस वर्सेस मुसलमान दंगे होते थे। मैं कहता हूँ हिंदू मुस्लिम दंगे हुए ही नहीं है, पुलिस वर्सेस मुसलमान, जैसे हाशिमपुरा, मलियाना हमारे सामने, ज्यादातर मैं ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ कि पुलिस वर्सेस। उसके बाद जैसे पीएससी करती थी, कहीं भी होती थी, उनको छू कह दिया जाता था, वो अपने लग लेते थे। अब उन दंगों में श्रेय कौन लेती थी? आरएसएस, अंडरग्राउंड। ऐसे नहीं आप और हमारे मुसलमानों के दिमाग में आता था कि आरएसएस करा रही है, तो एक डर बैठ जाता था। जो सेकुलर दूसरे हैं, हिंदूज हैं हमारे सेकुलर, जो 60% में जाते हैं, उनमें एक डर बैठ जाता था कि यार इनसे टकराओ नहीं, इनसे मत टकराओ। इन्होंने डर की राजनीति की, कहीं सिद्धांतों की राजनीति नहीं है। इनका सिद्धांत तो था कि मुस्लिम विहीन राष्ट्र, मुस्लिम ईसाई विहीन राष्ट्र, जो कि दलितों को भी यही करना चाहते हैं, वो दलितों के साथ भी वही व्यवहार, इन्होंने दलितों का इस्तेमाल किया है। धर्म के नाम पर राजनीति करके वो भय का माहौल बनाना चाहते हैं, ताकि बहुत सारे लोग लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ना ले पाए, उसे दूरी रखें, और इनके मतलब के लोग वोट डालें। आप क्लियर देखिए कि अगर वो राम मंदिर का इशू उठाते हैं तो वो ऐसे नहीं कि राम मंदिर का इशू उठा रहे हैं, वो भीड़ के साथ उठाते हैं कि 10 लाख आदमी, 10 लाख आदमी राम मंदिर का इशू उठा रहा है, तो उससे आदमी दहशत में होता है, दहशत में सफर करते हुए डरता है। कोर्ट में केस है, आप कोर्ट में प्लीड कीजिए अच्छी तरीके से। आप ये देखिए कि आपके मुसलमानों का 3 तलाक का मसला है जो अभी चल भी रहा है, अभी कल फिर उसको पार्लियामेंट में ले आए, पार्लियामेंट में लाना है, क्योंकि उस पर कानून बनाना उन्होंने, अभी तो ऑर्डिनेंस। मुसलमानों ने तो इतने बड़े बड़े जुलूस नहीं निकाली, सिखों को देखिए, उनके आने थे वर्डिक्ट, तो उन्होंने इतने बड़े बड़े जुलूस नहीं निकाले। ये कोर्ट में केस है और इतना बड़ा जुलूस निकाल रहे हैं, 2-2, 7-7, 8-8 लाख का दिल्ली में हर जगह। वो एक डर की राजनीति कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आना चाहता हूँ फिर कर रहे नहीं, इनका करते आए हैं 1925 से यही फार्मूला। सज्जन कुमार जैसा बड़ा चेहरा 84 के कत्लेआम में दोषी करार दिया गया, 31 तारीख तक कोर्ट ने कहा सरेंडर कर दो। खैर और लोगों के बयान भी है, सलमान खुर्शीद और अल्लाह फला की, उन्होंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो इख्तियार है, जाएंगे उनके। लेकिन पहली बार इतने बड़े कत्लेआम में या और कत्लेआम में भी क्या ऐसे बड़े चेहरे आ पाएंगे? ये नजीर बनेगा? नजीर तो बनना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का आदेश है। अब ये डिपेंड करता है सरकार में और जो केस उठा रहे हैं उनकी विल पावर पे। और इसमें जो एक नाम आया, बाकी तो मर गए हैं बेचारे। इतने सालों में बहुत से नाम जो मैं लेना नहीं चाहता, वो नहीं आ पा रहे हैं। तो लेकिन मैं इससे अगला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण करने जा रहा हूं सर। जी। सिखों ने 34 साल ये लड़ाई लड़ी है जी। क्या आपको लगता है मुसलमानों के साथ इतने कत्लेआम हुए हैं, मुसलमान इस तरीके से यूनाइट होके और उस सिस्टमेटिकली ढंग से लड़ना जानता है? भाई साहब मैं आपसे आपकी 35-40 साल की पत्रकारिता, मैं आपको एक बात कहूंगा, क्या उस तरीके से मुसलमान लड़ता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो भी केस कब तक कटेगा, कब तक मरेगा, कब जाके इसको होश आएगी मुसलमान को, जब ये जाके सोचेगा कि हमें भी ऐसे ही इंसाफ? क्योंकि अभी तक जितने हैं मेरठ मलियाना से लेके और भागलपुरा से लेके मुजफ्फरनगर हमारे सामने लेटेस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन लड़ रही है, मुसलमान नहीं लड़ रहा है। और उसके साथ एक बड़ी बात है, मैं दिल्ली में जब वीर अर्जुन में एडिटर था, दंगे हुए यहाँ पे, तो मैं थाने में जाता था, तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखते थे पुलिस वाले
क्योंकि दंगे के बाद बेनिफिट मिलते हैं, सरकार देती, मुसलमानों की रिपोर्ट नहीं लिखते थे, मामूली झगड़ा कह के टाल देते थे, कई चीज ऐसी होती तो नहीं, वो तो आपके साथ सोतेला व्यवहार कर ही रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो हम मान रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से मुसलमानों को अड़ के लड़ना चाहिए वो आपको दिखता है? भाई देखिए, इसमें मैं इसलिए बेचारा कह के छोड़ देंगे? नहीं, बेचारा नहीं, इसमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जमात उलमा हिंद है, जमात इस्लामी, उसमें कुछ है पॉलिटिकल नेता जो बने घूमते हैं। उसमें एक बात कहूँगा, जमात उलमा हिंद है, वो कुछ हद तक जो जिनको बेचारों को फंसाया जाता है वो आतंकवाद वाले मामले में उनमें लड़ते हैं और केस भी लड़ते हैं उनको, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ये आपकी नहीं सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। हाँ, मैं आपको फिर आपको रोक रहा हूँ। 84 के दंगों वालों को मुआवजा भी दिया गया, 84 के दंगों में एक जजमेंट आज आ भी गया, बड़ा चेहरा जेल जाएगा, उम्र कैद की सजा हुई है। आप भागलपुर देख लीजिए, आप हाशिमपुरा देख लीजिए, आप ये जितने भी मलियाना देख लीजिए, मुंबई देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, 2013 हमारे सामने बिल्कुल ताज़ा उदाहरण है। भाजपा के सारे वो लोग मंत्री बने घूम रहे, कहाँ मुसलमान उस तरीके से यूनाइट होकर फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा है? बार बार में आवाज होती थी मुसलमान यूनाइट, मुसलमान बहुत ज्यादा बेसहारा भी है। अच्छा, बेचारा क्या क्या आप छोड़ देंगे? नहीं, छोड़ नहीं देंगे, इसलिए कि जुल्म भी उसके ऊपर होता है। वो ठीक है, लेकिन 3-4% जो सिख है वो अपनी इज्जत के लिए लड़ पा रहा है, और 14% मुसलमान जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा जी। ये क्या कहेंगे? तो इनमें कमी है, इस पे भी तो आप कहिए ना। नहीं भाई, कमी है, हाँ कमी है, कमी ये सब चीजें कोई इंडिविजुअल लेके नहीं जाता है। आप बोल रहे हैं, आप ऑन बिहाफ ऑफ किसी के बारे में बोलते हैं, अब उनको देखिए जिनको बोलना है वो नहीं बोल, वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं बोल पा, वो क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा। इसी के साथ आपको हमारे साथ एक चीज और होती है कि एक मुसलमानों में खास तौर पे एक चीजें डाली जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक अल्लाह कुछ ना करे। अच्छा, मतलब उन्होंने कह दिया सबको अल्लाह को ही काम करना है, हाँ, ये कुछ नहीं करेंगे, वो दिमाग में डाल दिए। खैर, इस पे गौर करने की जरूरत है। जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, जितनी भी मुस्लिम संस्थाएं हैं, क्या वो सिखों की तरह काम कर पाएंगे इंसाफ पाने के लिए? इन सिखों को जिन्हें दिल्ली के अंदर इतनी बुरी तरीके से मारा काटा गया, जलाया गया, आज उन्होंने अपने आप को कितना मजबूत कर लिया है। मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर आज कनॉट प्लेस, जो दिल्ली का कनॉट प्लेस है, उसको बंद कराने की या उसका रूट डाइवर्जन कराने की क्षमता अगर किसी में है तो वो सिखों में है। जब उनकी वो कीर्तन यात्रा निकलती है तो उस दिन रूट डाइवर्ट हो जाते हैं। किसी मुस्लिम या किसी और समाज में उतनी ताकत नहीं है। जिस समाज को इतने बुरी तरीके से काटा गया था, उसने आज 30 साल के अंदर दोबारा मजबूत खड़ा हुआ है, कानूनी लड़ाई लड़ी है। क्या मुसलमान इससे सबक लेंगे? क्या मुसलमान इस तरीके से काम करेंगे? इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि कोर्ट ने जिक्र किया है 1993, 2002, 2013 के दंगों का, कत्लेआम का। सवालिया निशान मुसलमानों पर। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं और बहुत सारे पहलुओं से अवगत कराएंगे इस खबर के, क्योंकि ये जो जजमेंट है एक खबर में नहीं समझ सकते हैं आप इसको, इसके बहुत सारे पहलू निकलेंगे और सर ही आपको बहुत सारे पहलुओं से आगे अवगत भी कराएंगे। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।